हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 12 मतलब चैप्टर नंबर 12। ठीक है, अध्याय 12 नाइन्थ क्लास का साइंस का चैप्टर है ये, और चैप्टर का नाम है ध्वनि, मतलब इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो साउंड। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना सा ही है। अभी भी आपको मेरी आवाज़ आ ही रही होगी, तो अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है। बस यही है ध्वनि, यही है साउंड, बस इतना सा चैप्टर ख़त्म। इतना सा नहीं पढ़ना, ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, ज़्यादा कब होती है, कम कब होती है, कौन सी आवाज़ कैसे हवा में दूसरे तक पहुँचती है। ठीक है, अब ये मैंने अपनी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड की है और आप अपने घर बैठ के इसको सुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम डेली में भी बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ सुनते हैं, जैसे कि अभी भी मेरी वीडियो के बैकग्राउंड में आपको पड़ोसियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ ही रही होंगी, जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती। ठीक है, तो आपको मानवों की, इंसानों की, पक्षियों की, घंटियों की, मशीनों की और बहुत सारे शोर की आवाज़ तो आती ही रहती होगी, लेकिन कभी बैठ के आपने ध्यान दिया है कि किस किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? एक ही साथ हमारे कानों में इतना सारा शोर, इतनी सारी आवाज़ें आती रहती हैं, तो आखिर ये जो आवाज़ें हैं, ये जो ध्वनि हैं, इसको ही हम ध्वनि कहते हैं। ये आती कैसे हैं, मतलब ये साउंड करती कैसे हैं? जैसे कि हम बेड में अगर डंडा मारेंगे तो अलग आवाज़ आएगी, कूलर में मारेंगे तो अलग आएगी, दरवाजे में मारेंगे तो अलग आवाज़ आएगी। ठीक है, और मम्मी अगर आपको डंडा मारेंगे तो एक अलग ही आवाज़ आएगी। तो ये सारी जब आवाज़ें निकलती हैं, ये साउंड दूर दूर तक जाते कैसे हैं, और इनमें से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें कैसे निकलती हैं? ठीक है, आखिर ये क्या चीज़ होती है? तो ध्वनि जो होती है वो ऊर्जा होती है, मतलब एक पावर होती है। ठीक है, ध्वनि भी क्या होती है? एक ऊर्जा होती है, ये भी पावर है, ये भी ऊर्जा का ही एक रूप है, जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे कि जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि प्रकाश ऊर्जा होती है, प्रकाश में भी ऊर्जा होती है ना। प्रकाश से हम भोजन बना सकते हैं, प्रकाश से बहुत सारी ऊर्जा बनती है। अब तो प्रकाश से ऐसी ऐसी ऊर्जा बन रही है कि लाइट जल जाती है, पंखे चल जाते हैं। ठीक है, वैसे ही ध्वनि भी क्या होती है? ध्वनि भी एक ऊर्जा होती है। अगर हम इसको एक ऊर्जा मानते हैं तो इसके अनुसार आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा को क्या मानते हैं? ऊर्जा को साइंटिस्ट ये कहते हैं ना, मतलब साइंस ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा ही होता है ना, ऊर्जा को सिर्फ क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ना तो उसको पैदा कर सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आवाज़ में क्या होता है? आवाज़ को हम किसी चीज़ में मारते हैं तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब ध्वनि निकलती है। तो फिर ये ऊर्जा कैसे हुई? क्योंकि आप देखिए, जब हम दोनों हाथों से ताली बजाते हैं तो क्या निकलती है? पट की आवाज़ आती है। ठीक है, एक आवाज़ आती है, एक ध्वनि आती है। तो हम उसको ऊर्जा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जब दोनों हाथों को आपस में मिलाया और पट की आवाज़ आई तो हमारी ऊर्जा उसमें गई ना। बिना पावर के तो हमने हाथों को नहीं मिलाया ना, हमारी ऊर्जा गई। अगर हमने दो चीज़ों को आपस में टकराया या वो टकराई तो उसमें भी कुछ ऊर्जा गई, इसलिए ध्वनि को जो है ऊर्जा कहते हैं। आया आपको समझ में? क्योंकि ऊर्जा के बिना ध्वनि उत्पन्न हो ही नहीं सकती। जब तक हम ऊर्जा का यूज़ नहीं करेंगे तक निकल ही नहीं सकती। ठीक है, मैं बोल भी रही हूँ तो इसमें मेरी क्या वेस्ट हो रही है? ऊर्जा वेस्ट हो रही है। आपने खुद देखा होगा, एक घंटे तक आप लगातार बोलते रहिए, आप थकान फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी उसमें ऊर्जा निकल रही है। इसलिए ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 12.1 ध्वनि का उत्पादन, मतलब ध्वनि कैसे निकलती है, इसका उत्पादन कैसे हो पाता है। इस टॉपिक में सबसे पहले आप कंपन को समझिए कि कंपन किसे कहते हैं। कंपन भी एक प्रकार की ध्वनि होती है, लेकिन ये कैसी ध्वनि होती है? इसमें क्या होती है? वस्तु तेजी से बार बार इधर से उधर गति करती है। ठीक है, आपने देखा होगा वाइब्रेशन, जैसे मोबाइल जब वाइब्रेट करता है तो क्या होता है? वो गति तो करता है बार बार, कभी इधर कभी उधर, बहुत तेज़ी से करता है वो गति, तो उसको कंपन कहते हैं।
ठीक है। कंपन कोई भी चीज़ हो सकती है, हम किसी भी चीज़ में अगर कुछ मारते हैं तो वो भिन्न, एकदम भिन्न टाइप कर जाती है ना, उसको ही कंपन कहते हैं। इसको अगर आप साइंस की लैंग्वेज में कहें तो आप कह सकते हैं कि जब हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु में तेजी से बार बार गति होना, इधर से उधर होना, कंपन कहलाता है। ठीक है। मच्छर और मक्खी के भिन भिनाने की आवाज़ तो आपने सुनी होगी, भिन भिन। ठीक है। और रबड़ का छल्ला जब हम खींचते हैं तो उसमें से भी अगर एक उंगली मार देते हैं उसमें तो कैसी आवाज़ आती है, भिन टाइप। वो सब क्या है, वो सब भी कंपन है। अब हम कंपन के बारे में इतना क्यों जान रहे हैं, क्योंकि कंपन के बारे में जानना ज़रूरी है, ये ध्वनि से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए कोई भी वस्तु अगर कंपन करती है तभी उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। जितना ज़्यादा कंपन उतनी ज़्यादा ध्वनि। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसको हम माध्यम कहते हैं। ठीक है। वह माध्यम कहलाता है। मतलब देखो किसी चीज़ से अगर ध्वनि निकल रही है, ठीक है, लेकिन वो जिस निकल कर दूसरी जगह तक वो कैसे जाती है, उसका क्या माध्यम है, मतलब कौन सी बस पकड़ती है, वो कौन सी ट्रेन पकड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो उसका माध्यम हो गया। जैसे कि आप घर से स्कूल जाते हैं, अगर आप पैदल जाते हैं तो आपके पैर आपका माध्यम हो गए, अगर आप बस से जाते हैं तो बस आपका माध्यम हो गई। वैसे ही जब हम दूसरे व्यक्ति को जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आप क्लास में हैं और मेरी ध्वनि आप तक जा रही है, तो वो कौन से माध्यम से जा रही है, वो हवा के माध्यम से जा रही है ना, तो हवा जो है वो माध्यम हो गई। तो आप समझ गए कि माध्यम क्या कहलाता है। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है। माध्यम तीनों में से कुछ भी हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुँचती है। मतलब अगर ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो वो किसी ना इन तीनों में से किसी ना किसी माध्यम से ज़रूर जाएगी। कौन कौन से माध्यम, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों माध्यम से होकर ज़रूर जाएगी। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि नहीं जाएगी। अब माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आवाज़ कैसे पहुंचती है। मान लीजिए आपका दोस्त आपको आवाज़ देकर बुला रहा है, ठीक है, तो इतनी दूर से उसकी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचेगी। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें होता है कि सबसे पहले जो वस्तु कंपन कर रही है, मतलब आपका दोस्त जो आवाज़ निकाल रहा है, जो भी आवाज़ निकलेगी, हमारे गले में भी ना कंपन होता है, कंपन की वजह से आवाज़ निकलती है। ठीक है। तो वो आवाज़ निकाल रहा है, तो वो जो आवाज़ निकालेगा ना अपने गले से, तो उसके आसपास, आपके दोस्त के आसपास मान लीजिए बहुत सारे हवा में कण हैं, जिन्हें हम हवा के कण कहेंगे। ठीक है। वायु के कण, उन कणों को वो कंपित कर देगा। ठीक है। फिर वो कण अपने आगे वाले कणों को कंपित कर देंगे और पहले वाले कण जो हैं अपनी विराम अवस्था में वापस आ जाएंगे। विराम अवस्था मतलब वापस वैसे के वैसे ही सो जाएंगे। फिर वो कण अपने आने वाले आगे वाले कणों को कंपित कर देंगे और पीछे वाले कण वापस विराम अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे ही करते करते कण एक दूसरे से कंपित होते होते आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाएगी और आसपास के खड़े लोग भी उसको सुन लेंगे, क्योंकि कण तो उनके आसपास भी होंगे। ऐसा तो नहीं होता ना आपके दोस्त ने यहाँ आपको आवाज़ लगाई और आवाज़ जो है दूसरे देश तक चली गई, क्योंकि इतनी दूर तक कण कंपित नहीं हो पाते। जैसे पहले वाले कण दूसरे वाले कण को कंपित करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, फिर वो दूसरे को कंपित करते हैं, फिर वो आगे वालों को, पीछे वाले विराम अवस्था में होते जाते हैं, आगे वाले कंपित होते जाते हैं और उनकी जो एनर्जी है वो भी कम होती जाती है। तो इस तरीके से आवाज़ भी कम होती जाती है और एक लास्ट तक आते आते ख़त्म हो जाती है। और ये प्रक्रिया इतनी तेज़ी से होती है कि आप इसे सोच भी नहीं सकते। ठीक है। समझने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन सोचिए आवाज़ हमें कितनी तेज़ी से कहीं से भी आती है। तो इस तरीके से माध्यम से आवाज़ जो है आती है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि तरंग क्या है। ठीक है। तो तरंग जो है, देखिए वो कोई माध्यम नहीं है। तरंग क्या होता है, तरंग एक तरह का विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। ठीक है। विक्षोभ जो है वो तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन माध्यम के कण जो हैं वो तो अपनी जगह ही रहते हैं ना, वो सिर्फ आगे वाले को धक्का मार देते हैं और खुद वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, फिर वो अपने आगे वालों को धक्का मार देते हैं और खुद वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो माध्यम के जो कण हैं वो खुद आगे नहीं बढ़ते, जो आगे बढ़ता है वो क्या बढ़ता है, विक्षोभ बढ़ता है। तो किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है। इसलिए ध्वनि को जो है हम तरंग के रूप में जान सकते हैं कि ध्वनि एक तरंग है।
ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। इस लाइन को समझिए। ध्वनि तरंगे, ध्वनि की जो तरंगे हैं वो माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं कि जो माध्यम है उसके जो कण हैं वो कितनी तेज़ी से हमारी ध्वनि को दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है माध्यम के कणों पर। ठीक है, और इनको हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे। क्योंकि आप देखिए, आप पानी के अंदर आवाज़ लगा के देखिए, पानी के अंदर आवाज़ उतनी ही तेज़ी से जाती है जितनी कि हवा में तेज़ी से जाती है, उतनी तेज़ी से नहीं जाती। तो हम कह सकते हैं कि द्रव जो है उतना अच्छा माध्यम नहीं है ध्वनि के लिए जितना अच्छा माध्यम जो है वायु है। ठीक है, तो ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। सबसे ज़्यादा जो आवाज़ इधर से उधर फैलती है वो वायु में ही फैलती है। जब कोई कंपान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। वही जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वायु में जो कण होते हैं और हमारे मुंह से जो आवाज़ निकली है या कहीं से भी निकली है, ठीक है, किसी चीज़ से निकली है या किसी चीज़ में मार के वो आवाज़ निकली है, कुछ भी कैसी भी आवाज़ है वो, तो वो क्या करती है, वायु के कणों को प्रभावित करती है, वायु के कणों को हिलाती है और वो कण अपने से आगे वाले कणों को हिला देते हैं और पीछे वाले कण जो हैं वो वापस वैसे के वैसे ही विराम अवस्था में हो जाते हैं। और वो जो आगे जाता है वो क्या होता है, वो विक्षोभ होता है, एक तरह की तरंग होती है जो आगे जाती है। कण वहीं के वहीं रहते हैं, कण इधर से उधर नहीं भागते। ठीक है, जब कोई कंपान वस्तु, मतलब कोई वस्तु कंपन कर रही है और वो आगे की ओर कंपन करती है तो क्या करती है, अपने सामने की वायु को धक्का देकर उसे संपीड़ित कर देती है। तो इस प्रकार क्या होता है, एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, आगे वालों पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। आप इसको समझिए। ठीक है, जिस क्षेत्र में दाब पड़ रहा है, जो विक्षोभ निकला है वो कणों को प्रभावित करता है ना, जब पिछले कण अगले कणों को प्रभावित करते हैं तो वो जो क्षेत्र है वो संपीड़न क्षेत्र हो जाता है। उस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं और इंग्लिश में सी से इसको दिखाते हैं। यह संपीड़न कंपान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। अब देखिए, जब पीछे वाले कण आगे वाले कणों को प्रभावित करते हैं और आगे वाले कण कंपित हो जाते हैं तो पीछे वाले क्षेत्र में भी कुछ दाब रह जाता है। मतलब आगे वाले कणों में तो संपीड़न दाब पड़ता है, उसको हम सी कहते हैं। पीछे वाले क्षेत्रों में भी कुछ हल्का सा दाब रह जाता है जिसे हम विरलन कहते हैं। ठीक है, विरलन, इसको हम आर से दिखाते हैं। यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। इस चित्र में देखिए, यहाँ पे इसमें कोई चीज़ मार दी है, ठीक है, और इसमें से एक ध्वनि निकल रही है, साउंड निकल रहा है। तो देखिए, जो ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा संपीड़ित हुआ है, इसको सी कहेंगे। उसके बाद ये आर हो गया। ठीक है, ये आर कैसे हो गया, क्योंकि आर ने जो है अपनी जो ध्वनि थी, जो विक्षोभ था, वो वापस आगे भेज दिया, फिर वो सी बन गया। फिर सी वालों ने फिर उसको आगे भेजा तो वो आर बन गया। मतलब कहने का ये है कि अगला वाला क्षेत्र जो है वो संपीड़न बनता जाएगा और पिछला वाला क्षेत्र जो है वो क्या बनता जाएगा, विरलन। ठीक है, क्योंकि उसमें दाब कम होगा, आगे वाले में दाब ज़्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इतना समझाने के बाद भी कि पता नहीं बच्चों को समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। हम अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि आ रहा होगा समझ में, लेकिन पता नहीं बच्चे हैं वो पता नहीं किस तरीके से सोच रहे हो जो हम बताना चाह रहे हैं, मैं बता भी पा रही हूँ या नहीं। आई होप आप समझ रहे होंगे। बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि संपीड़न जो है वो उच्च दाब का क्षेत्र है जिसे हम सी से दिखाते हैं, और विरलन जो है वो निम्न दाब का क्षेत्र है, मतलब कम दाब वाला, क्योंकि पीछे दाब कम रह जाता है ना, आगे ज़्यादा होता जाता है, पीछे कम होता जाता है। मतलब जो पहले सी बना है वो थोड़ी देर बाद आर बन जाएगा, फिर वो सी बन जाएगा आगे वाला और पीछे वाला फिर से आर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुँचता है। तो यहाँ पे आप बहुत इजीली बता सकते हैं। ये इतनी देर से मैं सी आर बता रही हूँ, ठीक है, पिछले कण अगले कणों को प्रभावित करते हैं, वही सब आपको यहाँ पे अब बताना है। अब यहाँ तक तो आप जानते ही हैं कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत ज़रूर होती है, जैसे कि हवा, जल, स्टील,
मतलब कुछ भी इसमें हो सकता है। आप खुद देखिए, अपने मुंह पे हाथ रखिए और बोलने की कोशिश कीजिए। बोला जाएगा नहीं। क्यों नहीं निकल रही आवाज़? क्योंकि हवा तो है ही नहीं। जब तक हवा नहीं होगी, कोई माध्यम नहीं होगा, तो आवाज़ दूसरी जगह तक जाएगी ही नहीं। इसका मतलब ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वायु हो, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, चाहे वो गैस हो। बात सिर्फ ये है कि वायु जो है वो सबसे अच्छा माध्यम कहलाती है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसका मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है? उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे सोशल स्टडीज़ की भी वीडियोस हैं, 9th 10th 11th 12th इकोनॉमिक्स की हैं, 11th और 12th की। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कोई भी आप एडवाइस देना चाहते हैं या कोई भी आप चैप्टर जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।